नमस्ते सभी को। BEGLA 138 सब्जेक्ट का दिसंबर 2021 का पेपर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स नाम है इस पेपर का। 3 घंटे मिलते हैं और 100 नंबर का पेपर आता है। पहला जो सवाल होता है वो पैसेज का होता है, तो जहाँ पर डॉक्टर श्वेतांबरा सबरवाल मुंबई से लिख रही हैं 3 अप्रैल 2021 को, और इनका लिखने का जो एक फोकस है वो क्या है, किस टॉपिक पे लिख रही हैं? मैटर्स ऑफ द माइंड, मतलब दिमाग की अवस्थाएं। हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों को कैसे कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो ये बता रही है, इनका खुद का क्लिनिक है। मैनी ऑफ माई पेशेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद द हैबिट ऑफ अनप्रोडक्टिव नेगेटिव थॉट साइकिल्स। दे स्टेट इट फील्स लाइक इट इज़ आउट ऑफ दियर कंट्रोल। तो मेरे बहुत सारे जो मरीज हैं वो संघर्ष कर रहे हैं किस आदत से? अनप्रोडक्टिव आदत से, यानी कि वो जो काम करते हैं उसका रिजल्ट बहुत कम आता है या नहीं आता है, और नकारात्मक विचार है बार बार आते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो अवस्था है, स्टेट है, ये उनके कंट्रोल से बाहर है। इंसिसेंट एंड हाईली इंट्रूसिव। इंसिसेंट का क्या मतलब होता है? लगातार किसी चीज़ से अपन जब ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। इंसिसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। और इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है कि ऐसे विचार जो कि हमें बार बार परेशान करते हैं, जिससे कि हम कंफर्ट फील नहीं करते हैं, ठीक है। तो नियरली एनीथिंग विल फायर दिस सर्किट एज ए रिस्पॉन्स। तो दिमाग के अंदर ऐसा सर्किट बन जाता है कि बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आई मस्ट कन्फर्म दैट साइकिल्स एंड हैबिट्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग आर नॉट न्यू टू मैनकाइंड। मैनकाइंड होता मानव के इतिहास में, तो मतलब आज से हजारों साल पहले भी दिमाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते रहे हैं इंसानों के। दीज हैव बीन अराउंड टू हेल्प अस सर्वाइव एंड थ्राइव इन द शॉर्ट रन। सर्वाइव का मतलब जीना, ठीक है, और थ्राइव का क्या मतलब होता है? कामयाब होना। तो दोस्तों, ये जो नेगेटिव थॉट आते हैं, मतलब इंसानों ने इन पर जीत हासिल करके विजय भी प्राप्त की है। तो दीज हैव बीन अराउंड टू हेल्प अस सर्वाइव, तो हमें जीने में मदद भी करते हैं काफ़ी सारे विचार। बट इन लॉन्ग टर्म, ठीक है, अगर लंबे समय तक नेगेटिव थॉट आए, दीज हैव क्रिएटेड मच डैमेज ड्यू टू द रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स विच हैव मल्टीपल नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस इन आवर फिजिकल साइकोलॉजिकल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। देखो, छोटे समय के लिए अगर ये नेगेटिव थॉट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक ये अगर नेगेटिव थॉट आते हैं तो दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से जो स्ट्रेस हार्मोन है, जैसे कि कोर्टिसोल, बार बार रिलीज होता है, और जिससे कि हम शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम प्रभावित होते हैं। आई कॉल द टूल रेयर दैट स्टैंड्स फॉर रिकग्नाइज, एक्सेप्ट, रिजोल्व एंड इन द एंड एंडेवर। देखो, जो ये डॉक्टर है वो उसने एक टूल बताया है, एक साधन बताया है रेयर नाम का, ठीक है। तो रेयर, आर का क्या मतलब होता है? रिकग्नाइज, यानी कि पहचान करना, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पे रिकग्नाइज हो जाएगा, और ए का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। और दूसरे वाले आर का क्या मतलब होगा यहाँ पे? दूसरे वाले आर का मतलब होगा रिजोल्व करना, यानी कि समस्या को सुलझाना। और एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। तो मतलब ये 4 साधन अपना करके हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। दिस टूल हैज हेल्प्ड सेवरल ऑफ माई पेशेंट्स। तो इस साधन ने मेरे काफ़ी सारे मरीजों की मदद की है। पेरेंट्स, क्लाइंट्स की मदद की है, फैमिलीज, परिवारों की है, एंड मोस्टली में मेरी खुद की इस टूल ने मदद की है। ए फुल प्रूफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मतलब कि मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि टू ब्रेक नेगेटिव थॉट साइकिल्स, तो इन नकारात्मक विचारों के चक्कर को तोड़ने के लिए गेन मोर कंट्रोल और माइंडलेस इंडल्जेंस, ठीक है। इंडल्जेंस का मतलब होता है अटैचमेंट या एडिक्शन, ठीक है, किसी से लगाव या फिर आदत। तो दोस्तों, ये जो आदत होती है हमारी, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है कि नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो इस रेयर टूल के माध्यम से हम दिमाग पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनल डिफ़िकल्टी, तो भावनात्मक रूप से जो कठिनाइयाँ आती हैं। पॉसिबल डिजीज़, यानी कि जो बीमारियाँ हो सकती है मन की। एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, हम अपनी उत्पादकता की जो हमारी कार्य क्षमताएँ होती हैं उनको बढ़ा सकते हैं इस टूल के माध्यम से। दिस टूल आल्सो हेल्प्स ब्रिंग आवर सेल्वेज इन द प्रजेंट, बी माइंडफुल, रिफ्लेक्ट, क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटेंशनली शिफ्ट फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। यहाँ पर स्पेलिंग भी देखेंगे, मैं आपको मतलब बताता हूँ।
आवर सेल्व्स का मतलब होता है खुद को। प्रेजेंट यानी वर्तमान में। बी माइंडफुल यानी कि जो हम काम करते हैं पूरा ध्यान हमारा उस काम पर लग जाए। रिफ्लेक्ट यानी कि विचार जो कि बार बार रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे माइंड में, ठीक है, वो नहीं आएंगे। क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद के बारे में इंसान है वो जानने लग जाता है। एंड इंटेंशनली यानी कि अपनी इच्छा से शिफ्ट फोकस, ध्यान है वो बदल जाता है। ऑन कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग यानी कि हम रचनात्मक, हमारी जो सोच होती है वो आने लगती है जब हम रेयर टूल को अपनाते हैं। अब पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर रेयर का मतलब दुर्लभ नहीं है। रेयर एक टूल है जिसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट का अलग अलग मतलब निकल रहा है। रिकग्नाइज तो ये क्या चीज़ है, देखते हैं। देयर इज़ ए मोमेंट व्हेन इरेशनल और नेगेटिव थॉट्स, इरेशनल का मतलब होता है अतार्किक रूप से, नेगेटिव थॉट्स नकारात्मक विचार, सीप और सर्ज। देखो सीप का मतलब होता है धीरे धीरे रिसना, सर्ज का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों की उमड़ जाने की क्रिया। तो यहाँ पर विचार बार बार उमड़ रहे हैं एक जगह, वो भी माइंड में, ठीक है, ये हो जाएगा सर्ज। दियर वे इनटू आवर माइंड, तो विचार हैं वो धीरे धीरे रिस रिस कर एक जगह उमड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं। द रिकग्निशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ सच ए थॉट प्रोसेस वर्क एज ए फीडबैक मैकेनिज्म वेयर वी एक्चुअली स्टार्ट लिसनिंग टू वाट आर सेइंग टू आवर सेल्वेज। तो दोस्तों पहली अवस्था में हम क्या करते हैं, रिकग्नाइज के माध्यम से हम अपने विचारों को, थॉट को देखते हैं कि जो नेगेटिव थॉट है उसको हटा देंगे, पॉजिटिव थॉट है उस पर ही अपन सोचेंगे, ठीक है। और फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया। तो हमारे जो नेगेटिव विचार हैं उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे कि ये जो विचार है नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, उसको हम हटा देंगे, उस पर सोचेंगे नहीं, राइट। तो हम अपने दिमाग के पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचेंगे समझेंगे। दूसरा एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो रिकग्निशन के बाद में हमें क्या टूल अपनाना, एक्सेप्ट, ठीक है। तो वी ऑफ्टन, ऑफ्टन का मतलब कभी कभी। जम्प टू द जजमेंट स्टेज, तो हम कभी कोई सिचुएशन में निर्णय वाली लेने स्थिति में पहुंचते हैं। हाउ स्टूपिड एम आई टू थिंक लाइक दिस, तो मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ जो इस तरह से सोच रही हूँ। वाई कांट आई स्टॉप डूइंग दिस टू माई सेल्फ, तो मैं क्यों नहीं रोक सकती हूँ अपने आप को, खुद को। लीडिंग अस टू स्ट्रेट इन टू मोर मिजरी, अगर मैं ऐसे ही नेगेटिव थॉट सोचती रहूँगी, ये हमें एक्सेप्ट करना है, तो मैं ज़्यादा दुख में आ सकती हूँ। मिजरी मतलब बहुत ज़्यादा दुख, फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा, और गिल्ट का मतलब पछतावा। तो ऐसे नकारात्मक रूप से सोचती रही तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, निराशा होगी और पछतावा होगा। एक्सेप्ट दैट दीज थॉट्स आर ओके टू हैव एंड दैट एवरीवन हैज़ देम, तो हमें ये स्वीकार करना कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ये सबके दिमाग में आते हैं और मेरे दिमाग के अंदर भी आ रहे हैं, तो ये ओके है, ठीक है, लेकिन मुझे सोचना नहीं। इवन द पीपल हु अपीयर टू नेवर फॉल प्रे टू सच साइक्लिक सेल्फ इन्फ्लेक्टेड मिजरी, ठीक है। ये फॉल प्रे का मतलब क्या होता है, किसी से प्रभावित होना, ठीक है। और इन्फ्लेक्टेड का मतलब क्या बताया है, थोपना, यानी कि किसी को अनचाही बात मानने के लिए विवश करना, ये इन्फ्लिक्टेड होता है। तो क्या ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं और जिनकी हम हर बात मान लेते हैं, उनके दिमाग में भी नेगेटिव थॉट आते हैं। इवन दो, हालांकि, इवन दो का मतलब हालांकि, वी नो, हम जानते हैं कि दैट दे आर काउंटर प्रोडक्टिव एंड नेगेटिव। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है लाभप्रद होने की बजाय हानिकारक होना। तो वो विचार हैं वो काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाते हैं लाभ की, प्रॉफिट की जगह। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू एक्सेप्ट, तो यह महत्वपूर्ण होगा कि हम उस विचारों को स्वीकारें। एंड एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, मतलब उन नेगेटिव विचारों को भी हमने सोचा कि यार ठीक है यार। रेदर देन डिनाई एंड रिडिक्यूल, रेदर देन मतलब के बजाय, डिनाई का मतलब नकार देना, रिडिक्यूल का मतलब किसी का मजाक उड़ाने वाली हंसी, ठीक है। तो हमें अपने नकारात्मक विचारों पे हंसना नहीं चाहिए, उनको नकारना नहीं चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार ठीक है ना। इससे क्या होगा, हम स्ट्रेस में, तनाव में नहीं आएंगे और खुशी खुशी लाइफ जिएंगे। रिजोल्व का मतलब हो जाएगा द एग्जैक्ट सेम थॉट स्पेस वेयर द नेगेटिव थॉट्स हैव गोटन कंफर्टेबल इज वेयर वी हैव टू हैव दिस कन्वर्सेशन वेयर वी इंडिकेट ए रिजोल्व टू शट द चैटर। शट द चैटर का मतलब होता है किसी अनावश्यक बात को लगातार कहते रहना, बताते रहना। तो ये जो नेगेटिव बातें आती हैं हमारे दिमाग में बार बार जब आती हैं, तो इनका समाधान करना, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही है,
तो बजाय कि हम उन विचारों पे सोच रहे उनको सोल्व करना चाहिए, अपने को समाधान उनका निकालना चाहिए, ठीक है। दैट इज अनहेल्पफुल एंड रिप्लेस इट फॉर समथिंग दैट इज रैशनल, कंस्ट्रक्टिव, रिफ्लेक्टिव, एजुकेशनल एंड इवन रिलैक्सिंग। तो हमें उन नेगेटिव थॉट में जो समस्या है उन पर तार्किक रूप से सोचना चाहिए, रचनात्मक रूप से सोचना चाहिए। और रिफ्लेक्टिव का मतलब यहाँ पर उन विचारों पर गौर करें, ठीक है, जो बार बार आ रहे हैं आपके दिमाग में। एजुकेशनल, ठीक है, उनसे कुछ सीखना भी चाहिए। एंड इवन रिलैक्सेसिंग, तो जब ये नेगेटिव ख्याल आते हैं, ठीक है, तो इनका जब समाधान हो जाएगा तो अपन खुद रिलैक्स वाली स्टेट में पहुंच जाएंगे, अवस्था में पहुंच जाएंगे। रिप्लेसिंग, हमें इनको स्थापित करना, विस्थापित करना, हटाना है। इरेजिंग, गायब करना। डिस्प्यूटिंग, डिस्प्यूटिंग मतलब किसी समस्या को सोल्व करना। एंड करेक्टिंग, इनको सही करना। और नेगेटिव थॉट प्रोसेस इज नॉट ईजी बट नाइदर इज इट इम्पॉसिबल। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि हम हटा नहीं सकते, नेगेटिव थॉट को हटा सकते हैं। एंडेवर यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना। वंस वी हैव रिकॉग्नाइज्ड ए थॉट, जब हम किसी विचार को पहचान लेते हैं, एक्सेप्टेड, उसको स्वीकार कर लेते हैं, एंड रिजोल्व टू अल्टर इट। अल्टर का मतलब क्या होता है? बदलना, किसी चीज़ को बदलना। तो इन विचारों को हम बदलते हैं जब हम सोच लेते हैं इनके बारे में, पहचान लेते हैं, इनको स्वीकार कर लेते हैं, इनका समाधान कर लेते हैं, फिर इनको बदलते हैं विचारों को। द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज़ टू एक्ट ऑन इट। तो लास्ट में एक चीज़ रह जाती है कि इन विचारों पर हमें काम करना है। वन ट्राई एट ए टाइम, एक समय पर एक एक्शन ले सकते हैं। रिपीटेडली, बार बार वो एक्शन ले सकते हैं। कंसिस्टेंटली, लगातार। एंड विदाउट द प्रेशर टू एक्ट एस। एस का मतलब क्या होता है? ACE। देखो, आपने प्लेइंग गार्ड यानी कि पत्ते वाले खेल खेला होगा, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए। तो उसमें हुक्म का इक्का आता है, उसके सामने किसी की चलती है क्या हुक्म के इक्के के आगे? नहीं चलती ना। तो एस उसी को कहते हैं कि हाईएस्ट प्लेइंग कार्ड, जिसके सामने मतलब किसी की नहीं चलती, ACE उसको कहेंगे, ठीक है। तो जब हम बार बार उन विचारों पे काम करेंगे तो मतलब एक हुक्म के इक्के की तरह ये जो इंडेवर है, ये टूल काम करेगा, उससे नेगेटिव थॉट है वो नहीं आएंगे। वी नीड टू शिफ्ट गियर इनटू एक्शन मोड। तो हमें गियर बदलना है। जैसे प्रकार से मान लो फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है, सेकंड गियर में जैसे ही गाड़ी को लेके आते स्पीड बढ़ जाती है, तो हम भी जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। वेरी ऑफ्टन, कभी कभी, बाय द टाइम वी हैव रीच द रिजोल्व स्टेज इंडेवर कम्स ईज, ठीक है। तो जब हम समाधान वाली स्थिति में आते हैं, ठीक है, तब दोस्तों इंडेवर वाला जो टूल है उस पर काम करना और भी आसान हो जाता है, ठीक है। मतलब हमें अब विचारों पे काम करना, समाधान तो हो गया समस्या का, हम तो विचारों पे काम करेंगे अब, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस नाम के एक अखबार में आया था, ठीक है, वहीं से लिया गया है, ये सोर्स बता रखा है इसका। तो यहाँ पे कुछ सवाल देखते हैं दोस्तों। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, हाउ वुड यू कैटेगराइज दिस आर्टिकल, प्रोवाइड साउंड रीजन्स टू जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। देखो, आपसे इस सवाल में क्या आंसर है, पहले तो सवाल समझो कि ये जो आर्टिकल यानी कि जो आपने ये पढ़ा है आर्टिकल, लेख पढ़ा है, ठीक है, इसमें कितने टाइप के टेक्स्ट यूज किए गए और क्यों यूज किए गए हैं। आपको सबको पता होगा जिसने इस किताब को थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, या जानते हैं पहले से। इंग्लिश के अंदर दोस्तों 5 तरह के टेक्स्ट होते हैं। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, परसुएसिव टेक्स्ट, आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट और नैरेटिव टेक्स्ट। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट कब यूज़ होता है किसी लेख में, आर्टिकल में? जब लेखक हमें कोई फैक्ट बताता है, इन्फॉर्मेशन बताता है, उसका काम मनोरंजन का नहीं होता, वहाँ पर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होता है, ठीक है। टेक्स्ट मतलब लेखन का प्रकार, लेख का प्रकार। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कहाँ पे यूज होता है? जब लेखक हमें किसी समय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में वर्णन करके बताता है, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होता है। परसुएसिव टेक्स्ट कहाँ पे यूज करता लेखक? जब लेखक मतलब किसी विचार को हमें समझा देता है राजी राजी और कहता है कुछ एक्शन लो, जैसे कि पर्यावरण नुकसान हो रहा है उसके बारे में एक्शन लेने के लिए कहता है कि पेड़ पौधे लगाओ, तो ऐसी टेक्स्ट परसुएसिव टेक्स्ट कहलाते हैं। नैरेटिव टेक्स्ट क्या होता है? जब लेखक अपने जो कुछ अनुभव है वो शेयर करता है कि मैं हिमाचल प्रदेश गया था या मैं जयपुर गया था, ठीक है, वहाँ पर इतने दिन रहा मैं, ठीक है, और लेखक अपने पास्ट के कुछ घटनाएं, इवेंट्स को बताता है, वहाँ पर नैरेटिव टेक्स्ट आता है। आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट 5वां टाइप होता है। इसमें लेखक आलोचनात्मक ढंग से यानी कि क्रिटिसाइज करके चीज़ों को बताता है और मूल्यांकन करता है, प्लस माइनस बताता है ना। ये आपके 5 टेक्स्ट होते हैं।
तो अब देख लेते हैं दोस्तों, सीधा अपन PDF पे चलते हैं और उसमें मैंने आंसर लिख रखे हैं। अभी तक दोस्तों आपको समझ में आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं आप मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों 3 नंबर का पहला सवाल था इस पैसेज का, तो अपन कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे यूज़ हुआ वो देख लेते हैं। देखो एक लाइन है, मैनी ऑफ माई पेशेंट्स, ठीक है, और फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। दोस्तों इन लाइनों में ऑथर यूज्ड एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, यानी कि लेखक ने यहाँ पे एक्सपोजिटरी टेक्स्ट यूज किया इन अबव लाइंस बिकॉज, ऊपर दी हुई लाइनों में, क्योंकि सी इज गिविंग इंफॉर्मेशन द पेशेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद मेंटल डिजीज। तो जो मरीज हैं वो मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेखिका ने उनके बारे में सूचनाएं दी कि मेरे क्लिनिक के अंदर काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो कि मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट वहीं पे यूज़ होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह बताई जाती है। आगे कुछ लाइनों में दोस्तों किस प्रकार का टेक्स्ट यूज हुआ, देयर इज़ ए मोमेंट व्हेन इरेशनल, है ना। मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा है क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा हो जाता। लास्ट लाइन है उस पैराग्राफ की, द रिजोल्व स्टेज एंडेवर कम्स इजी। तो इन लाइनों में दोस्तों ऑथर यूज्ड, लेखिका ने यूज किया, प्रयोग किया है परसुएसिव टेक्स्ट एंड नैरेटिव टेक्स्ट। परसुएसिव टेक्स्ट अभी बताया है कि लेखक या ऑथर हमें किसी बात के लिए राजी कर लेता है, मतलब अपने विचार अपने माइंड में वो डाल देता है कि ये मेरा विचार जो मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ वैसा सही है और आपको इस पर एक्शन अब लेना है ना। परसुएसिव का मतलब होता है राजी करके किसी को मनाना, तो ये परसुएसिव टेक्स्ट का मतलब होता है। नैरेटिव टेक्स्ट आप समझ गए हैं कि अपना जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, कोई घटना है अपने शेयर करता है लेखक, तो वहाँ पे नैरेटिव टेक्स्ट होता है। तो इन लाइनों के ये टेक्स्ट यूज हुए क्यों, क्योंकि दोस्तों लेखिका सलाह दे रही है, एडवाइस दे रही है, एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट सैडनेस। तो दुख में नेगेटिव थॉट आते हैं, उनसे लड़ने के लिए लेखिका हमें क्या दे रही है, एडवाइस दे रही है। तो एडवाइस दे रही है, एक्शन लेने के लिए कह रही है, तो परसुएसिव टेक्स्ट होगा। नैरेटिव टेक्स्ट, दोस्तों नैरेटिव टेक्स्ट क्यों यूज हुआ यहाँ पे, सीज, क्योंकि सीज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस और इवेंट हियर। तो वो बता रही कि मेरे क्लिनिक के अंदर ये सब पेशेंट आते हैं और मैंने रेयर टूल के माध्यम से अपने क्लाइंट्स और फैमिली और खुद को मानसिक बीमारियों से उबारा है। समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट 5 टाइप के होते हैं, आपको मैंने बता दिए, फिर से सुन लेना। दूसरा सवाल है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड बाय ऑथर्स। बेस्ड ऑन मतलब आप, योर अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी समझ के आधार पर, डिफरेंट टेक्निक्स विभिन्न प्रकार की तकनीकें, यूज्ड बाय ऑथर्स टू अचीव इंटेंडेड गोल्स। इंटेंडेड का मतलब होता है इच्छित, जो आप चाहते हैं। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट लाइक एक्सपोजिटरी, नैरेटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब इत्यादि आदि। What strategy or technique do you think the writer is using in this article and to what effect? दोस्तों यहाँ पर लेखिका ने या ऑथर ने अपने विचारों को, है ना, हम तक पहुँचाने के लिए किस प्रकार की तकनीकों का यूज किया है। तो दोस्तों 2 प्रकार की तकनीकें होती हैं, कॉज इफेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन इफेक्ट। इनको पैटर्न भी बोल सकते हो, टेक्निक भी कह सकते हो। देखो कोज का मतलब होता है कारण, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, प्रॉब्लम मतलब समस्या, सॉल्यूशन का मतलब समाधान। तो ये 2 प्रकार की टेक्निक होती है जिसके माध्यम से लेखक है वो अपने विचार है वो हम तक पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्यों यूज की है लेखक ने वो भी बता रखा है। टू अचीव इंटेंडेड गोल्स, ऑथर टोल्ड अस दैट मतलब लेखिका ने बताया है कि हर पेशेंट्स, उसके जो मरीज हैं, आर स्ट्रगलिंग विद मेंटल डिजीज। तो मतलब कि यहाँ पर दोस्तों कॉज क्या क्या है कि मानसिक विचार हैं उनके गलत हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। इफेक्ट क्या है, मतलब उनको बीमारियां हो रही है। तो वहाँ पर कोज इफेक्ट का अपन यूज करते हैं, कोज इफेक्ट टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम क्या है कि मानसिक बीमारियां उनकी समस्याएं, और सॉल्यूशन क्या है, रेयर टूल, ठीक है। तो इस तरह से अपन ये बता सकते हैं। ड्यू टू नेगेटिव थॉट साइकिल पेशेंट्स फील्स लाइक इट इज़ आउट ऑफ देयर कंट्रोल, इमोशनल डिफिकल्टी, कॉमा पॉसिबल डिजीज एंड अनप्रोडक्टिव। ये मैंने कोज इफेक्ट का बता दिया नीचे, और ऊपर बता दिया प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है, ये आपके टेक्निक होते हैं, स्ट्रेटजी होते हैं, जिसके माध्यम से जो लेखक है वो अपने इच्छित विचारों को पाठक तक पहुंचाता है। ये ध्यान से पढ़ लेना भाई, ठीक है, क्योंकि हर बार यही आएगा। वाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, इज द ऑथर्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य और पर्पज या उद्देश्य, इन द बिगिनिंग एंड एंडिंग द आर्टिकल इन दिस मैनर, मैनर का मतलब ढंग। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि लेखक का इस लेख, ये जो आर्टिकल है, इसके शुरुआत में और इसके अंत में
लेखक का क्या उद्देश्य रहा है। तो ऑथर इज ट्राइंग टू इन्फॉर्म अस, मतलब कि लेखिका है वो हम तक सूचना पहुंचाने की कोशिश कर रही है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस आर्टिकल और पैसेज एंड ऑथर इज ट्राइंग टू परस्यूड अस इन द एंडिंग ऑफ पैसेज। तो मतलब पहले वाले शुरुआत में तो वो सूचना दे रही कि मेरे क्लिनिक में काफ़ी सारे मानसिक रोगी हैं, ठीक है, मैंने खुद को भी ठीक किया है मानसिक बीमारियों से, अपने फैमिलीज़ को, क्लाइंट्स को और उन मरीजों को। ये हमें शुरुआत में सूचनाएं मिल रही हैं कुछ, और एंडिंग में हमें क्या मिल रहा है, मतलब ट्राइंग टू परसुएड, वो हमें राजी करने की कोशिश कर रही है लेखिका, मतलब अपने विचारों को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और मतलब ये एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रही है कि मैं जो सोच रही हूँ वैसा सही है, ठीक है, और हमें एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं कि आप भी रेयर टूल अपनाओ। तो पैसेज के अंत में वो परसुएड करने की कोशिश कर रही है लेखिका। डी सवाल देख लेते हैं, व्हाट मेथड डज द ऑथर सजेस्ट टू टैकल, टैकल मतलब किसी चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करना, स्ट्रेसफुल मेंटल कंडीशंस। तो ऑथर ने सजेस्ट क्या किया है, मतलब कि जब बहुत तनावपूर्ण मानसिक स्थितियां आ जाती हैं तो लेखक ने कौन सा तरीका बताया है। तो यहाँ पर रेयर तरीका बताया है, रेयर टूल बताया है ना, रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, रिजोल्व, एंडेवर टू टैकल स्ट्रेसफुल मेंटल कंडीशन। दिस मेथड हेल्प हर क्लाइंट्स दे गेन मोर कंट्रोल और mind and improve productivity, create self awareness and intentionally set focus on constructive thinking। इसका मतलब है कि लेखिका ने मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए रेयर टूल का सभी को बताया है, ठीक है। इस रेयर टूल को अपना करके उसने अपने क्लाइंट, अपने खुद को और काफ़ी सारे मरीजों को मतलब सही किया है। इससे रेयर टूल के माध्यम से जो एक मानसिक रोगी होता है वह अपने विचारों पर कंट्रोल पा लेता, अपने माइंड पर कंट्रोल पा लेता, जिससे कि उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसकी मतलब सब ज्ञान बढ़ जाता है, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जागरूकता बढ़ जाती है। इंटेंशनली शिफ्ट फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, यानी कि अब वो कुछ रचनात्मक ढंग से सोच पाता है, रचनात्मक सोच की तरफ उसकी सोच मतलब शिफ्ट हो जाती है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, हूँ ऑल अकॉर्डिंग टू यू, कि आपके अनुसार कौन वो लोग हैं, आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द टूल सजेस्टेड बाय द राइटर एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखो मेरिट्स का मतलब होता है फ़ायदा, डीमेरिट्स का मतलब होता है नुकसान। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा आपसे ये जा रहा है कि इस रेयर टूल के माध्यम से, ठीक है, किसको लाभ मिल रहा है। तो पेशेंटों को मिल रहा है, क्लाइंट्स को मिल रहा है, लेखिका को खुद को मिल रहा है और उसके परिवार वालों को मिल रहा है। एंड व्हाट्स आर इट्स मेरिट, इस साधन के, इस टूल के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, और इसके नुकसान क्या। तो नुकसान तो कुछ नहीं है, डीमेरिट्स यहाँ पे नहीं लिखना, सिर्फ मेरिट्स के बारे में लिख देना आप। तो द बेनिफिशियरीज ऑफ टूल रेयर दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद द हैबिट ऑफ अनप्रोडक्टिव नेगेटिव थॉट साइकिल्स। तो इस रेयर टूल के अपनाने के जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो लोग हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि उनमें ये आदत है अनप्रोडक्टिव की, और काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसे लोग हैं जो कि इस रेयर टूल को अपना करके अपनी लाइफ सुधार रहे हैं, मानसिक बीमारी से उबर रहे हैं। इट्स मेरिट्स, बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हैं। दिस टूल आल्सो हेल्प्स ब्रिंग्स आवर सेल्व्स इन द प्रेजेंट, ये जो साधन है ये हमें वर्तमान में रखने के लिए मदद करता है। रिफ्लेक्ट, यानी कि जो विचार बार बार रिफ्लेक्ट होकर हमारे माइंड में आते हैं उनको रोकता है ये बार बार सेम विचार। क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जागरूकता बढ़ती है इस टूल के माध्यम से। एंड फोकस ऑन गुड थिंकिंग, तो अच्छी सोच के बारे में भी हम सोचने लगते हैं, ध्यान उन पर चला जाता है। तो ये सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कैन ए सेल्फ हेल्प टूल, यानी कि खुद की सहायता करने वाला जो साधन होता है वो इनफ टू कंट्रोल और डायरेक्ट समथिंग एज पावरफुल एज वंस माइंड। तो मतलब किसी के दिमाग पर कंट्रोल पाने के लिए क्या एक सेल्फ हेल्प टूल पर्याप्त है कि नहीं है। तो आपको इसका आंसर लिखना है, सेल्फ हेल्प टूल बी इनफ टू कंट्रोल आवर माइंड बिकॉज इट रिड्यूसेज, यानी कम करता है नेगेटिव थिंकिंग, हमारी नकारात्मक सोच को कम करता है सेल्फ हेल्प टूल। बी माइंडफुलनेस, यानी कि माइंडफुलनेस मतलब जो हम काम करते हैं उस पर पूरा ध्यान लगा दिया है ना, बाकी दूसरे कामों को नहीं सोचा, तो इस चीज़ को कहते हैं माइंडफुलनेस। क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस, बी एक्टिव लिसनर, यानी कि कोई कुछ कह रहा है तो उसको भी ध्यान से सुनते हैं सेल्फ हेल्प टूल को जब अपनाते हैं। तो कैन अवॉइड फ्रस्ट्रेशन, तो निराशा को हम दूर भगा सकते हैं। एंड गिल्ट, पछतावे को भी दूर कर सकते हैं। कैन सोल्व मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, तो जो दैनिक जीवन में जो वास्तविक समस्याएं आती हैं उनको भी हम टैकल कर सकते हैं। लाइक अनवांटेड चैटिंग विद समवन एंड अनप्रोडक्टिवनेस, तो किसी के साथ में फालतू की बातें कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और कोई ऐसा काम कर रहे हैं मतलब कई घंटों तक कर लिया, उनका रिजल्ट नहीं है,
तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प टूल है वो हमारी काम मतलब मदद करेगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव टाइटल अलोंग इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने शीर्षक रेयर सोचा है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से रेयर ही होगा यार इसका, है ना, यही है, रेयर एंड इफेक्टिव टूल। अब मुझे इसका जस्टिफिकेशन करना, यानी कि इसको बताना है कारण देकर कि मैंने ये शीर्षक क्यों यहाँ पे प्रयोग किया है। बिकॉज ऑथर्स टेल्स द रेयर टूल, क्योंकि जो लेखिका है वो रेयर टूल्स के बारे में बता रही है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु आर सफरिंग, जो कि मतलब सफ़र कर रहे हैं, समस्याओं को झेल रहे हैं, फ्रॉम मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारियों को, अनप्रोडक्टिविटी यानी कि काम करते रिजल्ट नहीं आता, इमोशनल वीकनेस, भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं, कोमा नेगेटिव थॉट्स, जिनके माइंड में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर रेयर टूल को ही मैंने एक टाइटल बना दिया है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, 8 नंबर का सवाल है, बटे में बटे ला सकते हो, राइट। कैसे लग रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है कुछ, कमेंट करो यार अगर आ रहा है तो। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कन्वे ए मीनिंग सिमिलर टू द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। देखो आपको यहाँ पे जितने सेंटेंस बता रखे हैं उनके लिए एक शब्द बताना है, जैसे कि वन वर्ड नहीं होते। जैसे कि मैं आपको बोलूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर सब लोग पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है, स्कूल कहलाता है। तो आपको पैसेज में उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना, यहाँ पे लिखना है ना, जिनका सेम मतलब इन वाक्यों में निकल रहा है। जैसे कि दोस्तों पहला है नॉट अचीविंग मच और नॉट वेरी यूजफुल, तो कुछ ऐसा जो कि काम का ना हो ज़्यादा, उसको क्या कहेंगे, अनप्रोडक्टिव। दूसरा है ए सर्कुलर जर्नी और ट्रैक अराउंड समथिंग, तो जैसे कि सर्कुलर जर्नी, एक वृत्त के अंदर हम यात्रा करते हैं या ट्रैक अराउंड घूमते हैं किसी की चारों तरफ, तो क्या क्या होता है, एक साइकिल ही तो होता है। टू सेट फ्री, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मुक्त कर देना, छोड़ देना। तो रिलीज पैसेज में वर्ड आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। टू ट्राई हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। तो पैसेज में 2 वर्ड आए हैं, आप स्ट्रगल भी बता सकते हैं और इंडेवर भी बता सकते हैं। फिर है नोट बेस्ड ऑन रीजन और क्लियर थॉट्स, तो कोई ऐसा चीज़ जो कि मतलब स्पष्ट विचारों पे आधारित ना हो, इरेशनल मतलब अतार्किक, इसके लिए एक वर्ड आया है। नेक्स्ट सेटल और फाइंड ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, किसी समस्या के लिए एक समाधान खोजना, तो रिजोल्व हो जाएगा वो। कंटिन्यूइंग और फॉलोइंग विदाउट इंटरप्शंस, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वर्ड आपको बताया था, इंसिसेंट, ठीक है, पैसेज पढ़ते टाइम, तो इसका मतलब क्या होता है, लगातार लगातार। टू आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब किसी से बहस करना, अबाउट समथिंग, किसी के बारे में या कुछ के बारे में। एंड क्वेश्चंस इफ इट इज़ ट्रू, तो किसी चीज़ के बारे में बहस करना कि वो चीज़ वास्तविक है कि नहीं है, तो डिस्प्यूटिंग इसका एक वर्ड होता है, राइट, इसका वही मतलब निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग प्रोसेस एंड हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग। दोस्तों यहाँ पे आपको चरण या अवस्थाएं बतानी है रीडिंग प्रोसेस की, ठीक है, और आपसे अंतर पूछा है कि इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या अंतर होता है, 10 नंबर का सवाल है। तो वही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के स्टेज होते हैं रीडिंग में, कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पहला होता है एलिमेंट्री रीडिंग, यानी कि प्रारंभिक हमारी अवस्था। इन दिस स्टेज, इस अवस्था में द लर्नर्स आर टोट द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद देयर रेलेवेंट साउंड इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों कोई एक रीडर होता है, कोई चीज़ पढ़ रहा होता है, तो सबसे पहले तो वो अल्फ़ाबेट को देखता है, इस अल्फ़ाबेट की क्या ध्वनि, क्या साउंड निकल रहा है। एसोसिएटिंग मतलब होता है जोड़ना, तो वो शब्दों में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन सभी अल्फ़ाबेट की ध्वनियाँ जोड़ता है और फिर एक पूरे वर्ड को बढ़ता है। जैसे कि मैं कहूँ इंडिया, पहले तो आई पड़ेगा, फिर एन पड़ेगा, फिर डी पड़ेगा, आई देन ए, इंडिया इंडिया। इस तरह से दोस्तों पढ़ना सीखता है एलिमेंट्री रीडिंग में। इन दिस प्रोसेस दे डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फ़ाबेट एंड द स्पोकन लैंग्वेज, मतलब कि वो शुरुआती अवस्था में एलिमेंट्री प्रोसेस में वो बोली भी जो हमारी भाषा है, ठीक है, और हम जो लिख रहे हैं उसके अंदर संबंधों को देखता है कि जैसे कि इंडिया को हम कैसे बोल रहे हैं और किस तरह से इसको लिख रहे हैं, राइट। रीडर्स आर गिवन सेट टू सिंपल वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज विद द फोकस बिंग ऑन 1 or 2 लेटर्स एंड दियर कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे पाठक के सामने कुछ आसान शब्द, कुछ आसान वाक्य दे रखे होते हैं और उनको कहा जाता है कि आप इन्हीं वाक्यों पर या इन्हीं शब्दों पर फोकस करो और इनको जोड़ जोड़ कर
इनको पढ़ना सीखो। लर्नर्स देन बिगिन, तो जो सीखने वाला होता है या रीडर होता है वो शुरुआत कर देता टू रीड, पढ़ना। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ वोकेबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो मतलब वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोई वाक्य का निर्माण कैसे हो रहा है वो ये भी सीख जाता है। दूसरा लेवल है दोस्तों, दूसरा स्टेज है इंटरमीडिएट रीडिंग, तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा वो पढ़ना सीखता है रीडर। दिस स्टेज फोस्टर्स, फोस्टर मतलब संवर्धन, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना इन रीडिंग एंड डेवलप्स द एक्चुअल रीडिंग स्किल प्रैक्टिसाइज्ड थ्रू आउट का मतलब होता है के जरिए द लर्नर्स लाइव्स बियॉन्ड मास्टरिंग द एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स। तो इस अवस्था में एक जो रीडर होता है वो शब्दों और ध्वनियों के बीच में जुड़ाव को और ज़्यादा सीखता है और इस पर वो मास्टरी कर लेता है और बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार इस प्रैक्टिस को मतलब करके वो विकसित करता है सीखने की एक नई शैली को, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा पढ़ने सीख जाए। द लर्नर प्रोग्रेस टू रीडिंग एडवांस इंग्लिश पैसेज, तो एडवांस इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं उनको सीखना पढ़ना जान जाता है। विद द एम्फेसिस बिगिन ऑन ओरल कंप्रिहेंशन, मतलब किस पैसेज पर जोर देकर उसको पढ़ना है वो भी सीख जाता है। रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रिकॉल, कोई पुरानी चीज़ को रिकॉल भी कर लेता है वो लर्नर। सब्टली, सब्टली का मतलब गूढ़ रूप से, गहन रूप से। रीड होल पैसेज, तो इंटरमीडिएट अवस्था में एक जो पाठक होता है वो गहन रूप से पढ़ता है किसी पैसेज को। द लर्नर शुड रीड एंड एग्जामाइन, मतलब वो मूल्यांकन भी करता पढ़ता भी है ना। द टाइटल एंड द हेडिंग्स फॉर ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन की वो टाइटल और हेडिंग को ध्यान से पढ़ता है। एंड अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट व्हाट द पैसेज विल हैव इट्स सेंट्रल थीम, तो किसी पैसेज की जो सेंट्रल थीम होती है, थीम का मतलब कि ये जो पैसेज है वो किस बारे में बता रखा है, तो वो भी सीख जाता है इंटरमीडिएट स्टेज में। लर्नर शुड ट्राई टू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द कंटेंट लाइक फिक्शन और नॉन फिक्शन, तो यहाँ पर वो ये भी सीख जाता है कि ये वास्तविक है या आभासी है। अब फिक्शन क्या होता है, रियल लाइफ स्टोरी होता है, और नॉन फिक्शन मतलब जैसे कि कोई नाटक वगैरह, है ना, तो ये डिफरेंस करना भी जान जाता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ। थर्ड स्टेज आती है रीडिंग में एडवांस रीडिंग, तो इट इज़ ए स्टेज ऑफ रीडिंग प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पे ऑथेंटिक मतलब जो विश्वसनीय है, जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, तो बहुत सारी किताबों को पढ़ने लग जाता है इस एडवांस स्टेज में। द एम, इसका उद्देश्य होता है ऑफ दिस लेवल, इस स्तर का, इज टू गो बियॉन्ड, उस सब के पार जाना, एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर मीनिंग, सजेशंस, रेफरेंसेज, क्रिटिसिज्म, इवोल्यूशन, इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है कि इस वाली अवस्था में, है ना, इतना पढ़ना सीख जाता है कि वो मतलब आलोचना करने लग जाता है कि मैंने क्या पढ़ा है, उसका क्या फ़ायदा नुकसान है। वो रेफरेंस भी बताने लगता है कि ये जो कविता है वो इस लेखक ने लिखी है, वो चीज़ों को मूल्यांकन भी कर सकता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकता है, सलाह भी दे सकता है कंटेंट के बारे में, और मीनिंग को काफ़ी डेप्थ में समझ सकता है। इट इज़ यूज फॉर लर्निंग टू वेरियस स्किल्स एंड पर्पजेज, देखो कोई एक पाठक होता है, अगर कोई स्किल्स डेवलप करनी है, जैसे कि एसी को कैसे सुधारना चाहिए, मान लो मेरे सामने एक किताब रखी है, तो इस एडवांस रीडिंग में वो मतलब उस किताब को पढ़ करके कोई स्किल्स भी सीख सकता है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, is a reading method wherein learners are supposed to read the short text carefully and deeply so as to gain maximum understanding। तो इंटेंसिव रीडिंग में एक जो पाठक रीडर होता है बहुत ही ध्यानपूर्वक जो संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ उसको पढ़ता ताकि अधिकतम उसको समझ में आ जाए। फिर एक टेक्निक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, तो ये क्या होती है कि मतलब चीज़ों को बाहरी तरीके से समझना, मतलब क्या मेन आइडिया है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 नेम सम ऑफ द रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेज एंड एक्सप्लेन हाउ मेमोरी ट्रेनिंग हेल्प्स इन रीडिंग रेडीनेस। तो दोस्तों आपको ये बताना है यहाँ पर रेडीनेस एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये एक तो होता है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है मेमोरी ट्रेनिंग। तो इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले तो ये समझो कि रीडिंग रेडीनेस क्या होता है। देखो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, चाहे आप पैसेज पढ़ रहे हो, पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो मतलब पढ़ेंगे तो बाद में, लेकिन पहले तो टेक्स्ट को देखेंगे, वहाँ पे सेंटेंस को देखेंगे, हेडिंग को देखेंगे और चार्ट को देखेंगे, वहाँ पर कोई डायग्राम हो उसको देखेंगे। तो रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेज इज टू हेल्प फोस्टर ए कॉन्जेनियल एटमोसफियर फॉर लर्निंग रीडिंग एंड टू डेवलप मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स रीडिंग। देखो फोस्टर का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना या संवर्धन करना किसी चीज़ का, कॉन्जेनियल का मतलब सहयोग, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर लेते हैं अपन कि हमें लगता है कि यार इस चीज़ को तो हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे, उसी चीज़ को कहते हैं रीडिंग रेडीनेस, कि हम प्रिपेयर हैं, हम तैयार हैं।
कोई नई चीज़ पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं और रुचि पैदा करते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ एक्सरसाइज हैं यहाँ पे, जैसे कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। तो इट इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट डिफरेंसेस इन एंड एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट, सिंबल्स एंड शेप्स। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई एक वस्तु, सिंबल्स का मतलब प्रतीक, शेप्स का मतलब आकार या आकृतियाँ। तो यहाँ पे विजुअल मतलब कोई एक रीडर है वो यहाँ पे अंतर करना सीखता है कि किस प्रकार की आकृति मुझे शेप दिख रही है, ट्रायंगुलर दिख रही है, सर्कुलर दिख रही है, रेक्टेंगुलर दिख रही है। ठीक है, वो मतलब क्लासीफाई, वर्गीकृत करना सीख जाता है। दिस कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द कलर, पोजिशंस, फॉर्म, पैटर्न्स, टेक्सचर एंड साइज। तो ये रंगों के माध्यम से, स्थितियों के माध्यम से, रूप, पैटर्न के माध्यम से, टेक्सचर और आकार के माध्यम से वो अंतर करना सीखता है। आगे चलते हैं, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। तो देखो, हर एक वोवल की एक अलग साउंड होती है ना, हर एक लेटर की अलग साउंड होती है। जैसे कि स्कूल की अलग साउंड है, ठीक है, मिजरी की अलग साउंड है, सैडनेस की अलग है। तो दिस इज फॉर द दोज लर्नर्स हु हियर और रिपीट ए साउंड परसिस्टेंटली इनकरेक्टली। तो ये जो टेक्निक उन रीडर्स को अपनानी चाहिए जो कि मतलब बार बार किसी एक अल्फ़ाबेट को गलत उच्चारित करते, गलत बोलते। जैसे कि कुछ लोग हैं वो जेड की जगह जे को बोलते हैं। जैसे कि जीरो एक वर्ड है ना, जेड से स्टार्ट हो रहा ना, लेकिन काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, जीरो। उनको लगता है कि जे फॉर जेकाल से स्टार्ट कर रहे हैं वो, है ना। तो देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप कनेक्टिंग द ऑडिटरी इमेज ऑफ द वर्ड। वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, वर्ड नहीं है, वर्ड है। तो दोस्तों हर एक शब्द की अपनी एक ऑडिटरी इमेज होती है कि मतलब जेड को जेडी बोलना है, अपने को जे को जे बोलना है, जी को जी बोलना है। ये उसकी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट की पर्टिकुलर ऑडिटरी इमेज होती है। जैसे कि अदर एग्जांपल देख लो, बिट एंड बीट, ठीक है। आगे चलते हैं, मेमोरी ट्रेनिंग। तो ये एक टेक्निक में क्या करता है, दिस ट्रेनिंग हेल्प्स लर्नर इन मेंटल रिटेंशन ऑफ फैक्ट एंड डेटा इन ए टेक्स्ट व्हाइल रीडिंग और इवन आफ्टर रीडिंग। तो पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद में इस टेक्निक को एक रीडर अपना करके मतलब रिकॉल करता, मैंने क्या पढ़ा है ना, मुझे क्या जानकारी आती है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ इन्वायरमेंट के बारे में, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कुछ फैक्ट, कुछ डेटा पहले के भी तो याद होंगे। जैसे कि भारत में जंगल कितने ज़मीन पे लगे हुए हैं, है ना, कितने उद्योग धंधे हैं, उनके कारण कितना इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है, ओजोन लेयर का भी नुकसान हो रहा है। तो मैं पुराने फैक्टों को याद करके या अपने माइंड में उनको रिकॉल करके जो चीज़ पढ़ूंगा उसी चीज़ को कहेंगे मेमोरी ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है, रिपीट द फर्स्ट 3 सेंटेंसेस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर कंप्लीटिंग ए रीडिंग। तो मतलब कहने का कोशिश क्या है, इसमें हमें किसी भी पैराग्राफ या पैसेज का शुरुआत के 3 वाक्यों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। रीडिंग कंप्लीट होने के बाद में सब्सिक्वेंटली यानी कि व्यवस्थित रूप से नेरेट मतलब टू टेल ए स्टोरी, कहानी को बताना, इन ब्रीफ संक्षिप्त रूप में, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि समय के अनुसार जब कहानियों के हम बताते हैं, घटनाओं को बताते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर कौन सी तकनीक यूज होती है, मेमोरी ट्रेनिंग। आगे चलते हैं, 5वां सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। तो कोई चीज़, कोई लेख, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की कौन सी तकनीकी होती हैं वो पढ़ते हैं। पहला स्किमिंग। तो स्किमिंग में हम बहुत जल्दी से रीड करते हैं और मेन आइडिया को देखते हैं, है ना, और जो प्रत्येक सेक्शन होता है उसमें कीवर्ड्स को, मुख्य शब्दों को देखते हैं। ये हमारी मदद करता है टाइटल को पहचानने में, कैप्शन को पहचानने में, हेडिंग और सब हेडिंग को पहचानने और पहला और लास्ट वाक्य। देखो स्किमिंग में हम क्या करते हैं कि किसी लेख का मुख्य विचार हम पहचानते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है, टाइटल देखेंगे, कैप्शन देखेंगे, हेडिंग और सब हेडिंग देखेंगे। ये स्किमिंग होता है। अभी स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग दोस्तों हमें कोई स्पेसिफिक डिटेल चाहिए, कोई तथ्य चाहिए, ठीक है। जैसे कि भारत की जनसंख्या इतनी है, भारत में लिंगानुपात इतना है, भारत में इन्वायरमेंट की स्थिति ये है, उसका कुछ फैक्ट होता है ना, डेटा होता है उसका संख्या में। तो जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो उस चीज़ को कहेंगे स्कैनिंग। तो इससे हम मुख्य शब्दों को और फैक्ट को पहचानते हैं। इन स्कैनिंग भी, तो स्कैन करते समय हमें क्या देखते हैं, लुक इन द टेक्स्ट सेक्शंस बाय सेक्शंस। तो प्रत्येक सेक्शन में हम कुछ मुख्य शब्दों को देखते हैं। लुक फॉर द नाउन्स एंड वर्ब्स इन एच सेंटेंस। तो संज्ञाओं को और क्रियाओं को देखते हैं प्रत्येक वाक्य में। लुक फॉर द बोल्ड एंड रिपीटेड वर्ड्स। अगर लेखक ने कुछ शब्द को बोल्ड कर रखा है ना, गहरे रंग से उसको बड़े आकार में लिख रखा है, तो उसके बारे में सोचेंगे, वो हमारा कीवर्ड हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पे स्किमिंग में हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे मेन आइडिया को हम समझ रहे हैं कि लेखक कहना क्या चाहता है इस पैसेज में, और स्कैनिंग में हम क्या कर रहे हैं, कोई सूचना हमें प्राप्त करनी, स्पेसिफिक डिटेल प्राप्त करनी, स्कैनिंग वो कहलाता है। इंटेंसिव रीडिंग, अभी मैंने आपको बताया कि गहन रूप से हमें सभी प्रकार की सूचनाएं डिटेल्स चाहिए तो इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग अभी बताया है, ठीक है, कि हम जनरल ओवरव्यू के लिए यानी कि सामान्य रूप से समझने के लिए जो टेक्निक या टाइप यूज करते हैं वो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। तो ये पहले ही बता दिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द 5 की एलिमेंट्स ऑफ ए स्टोरी। देखो एक कहानी है ना, 5 प्रकार के तत्वों से मिलके बनी होती है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना 10 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो जैसे कि पहला कैरेक्टर, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा प्लॉट, और चौथा है सेटिंग, और पांचवा थीम। ये की एलिमेंट, मुख्य तत्व होते हैं किसी भी कहानी के। तो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर दोस्तों कोई जानवर हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है। और कैरेक्टर का क्या इस्तेमाल होता है कहानी में, एक लेखक है ना इनसे डायलॉग बुलवाता है, वो आपको लिखना है। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष करना। अब जैसे कि एक जो कैरेक्टर होता है, जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, अब वो कहानी का मुख्य पात्र है। अब कई बार वो खुद सोचने लगता है कि उसके मानसिक विचारों में हम स्ट्रगल देखते हैं, कन्फ्लिक्ट देखते हैं, संघर्ष देखते हैं कि यार ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। या फिर वो जो मुख्य पात्र है वो किसी दूसरे इंसान से भी कुछ बात कर सकता है, डिबेट कर सकता है। तो द कॉन्फ्लिक्ट इज द इंजन ऑफ स्टोरी। तो किसी भी कहानी का जो इंजन होता है उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। व्हेन ए कैरेक्टर इज बैटलिंग, बैटलिंग मतलब लड़ रहा होता है, दियर माइंड्स इनर थॉट्स, तो अंदर के विचारों से जब लड़ रहा होता है लेखक, जब वो उनको बताता है तो कॉन्फ्लिक्ट का यूज करता है, ठीक है। प्लॉट क्या होता है, प्लॉट इज व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी। तो मतलब कहानी के अंदर क्या घटित हुआ, क्या घटित हो रहा है, ठीक है। मतलब कंटेंट क्या, उसके अंदर क्या लिखा हो, उसको प्लॉट कहते हैं। तो जैसे कि परिचय करवाना सभी पात्रों का, क्या एक्शन हो रहा है, क्लाइमेक्स क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या है, और रेजोल्यूशंस मतलब समस्याओं का समाधान किस तरह से हो रहा है। तो क्या लिखा हुआ है कहानी के अंदर उसे प्लॉट कहते हैं। सेटिंग क्या होता है, मतलब ये जो कहानी है वो किस जगह पे और किस समय पर लिखी जा रही है, उसे सेटिंग कहते हैं, पढ़ लेना इसे। थीम क्या होता है, मतलब ये जो पैसेज या कहानी है दोस्तों, इसमें मुख्य विचार क्या है, लेखक के क्या समझाना चाहता है, उसे हम थीम कहते हैं। तो थीम इज व्हाट राइटर वांट टू पीपल टू टेक अवे एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो थीम कोई दोस्तों, अगर थीम अच्छी लगती है तभी तो कहानी को अंत तक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 सवाल दिए गए हैं और एक सवाल 5 नंबर का, यानी कि 2 को अटेम्प्ट करेंगे तो 10 नंबर मिल जाएंगे। रिदम और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है वो आपको लिखना है। रिदम क्या होता है, इट इज अबाउट हाउ वी यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स इन सेंटेंसेज। किसी भी वाक्य में, ठीक है, किसी भी वाक्य में हमें जब ये पता चल जाए कि इस पर जोर डाल के पढ़ना है, ठीक है, और इस पे कम जोर डालना है या बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। तो सेंटेंसेज हैव स्ट्रॉन्ग बीट्स। तो जैसे जैसे कि जो स्ट्रेस्ड वर्ड होते हैं, जैसे कि मैं स्कूल बोल रहा हूँ, स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे कै पे, मतलब कै, स्कूल को बोलते टाइम में कू पर ज़्यादा मेरा जोर पड़ रहा है, तो ये स्ट्रेस वर्ड होता है। तो रिदम वही बताता है कि किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस में, किसी वर्ड में हमें कहाँ पर जोर डालना है, कहाँ पर जोर नहीं डालना है, सीधी सी बात है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज द एम्फेसिस दैट फॉल्स ऑन सर्टेन सिलेबल्स एंड नॉट अदर्स। सिलेबल्स क्या होते हैं, देखो प्रत्येक शब्द ना स्वरों की ध्वनियों से मिलके बना होता है ना। ईच वर्ड्स में क्या होता है, अलग अलग वोवल्स की साउंड होता है, राइट। और उन्हीं वोवल्स की साउंड को अपन क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। तो स्ट्रेस का मतलब दबाव डालना, किस सिलेबल पे हम दबाव डाल रहे हैं। जैसे कि अभी स्कूल बताया है मैंने, तो स्कूल पे तो मतलब एस पे तो दबाव डाल नहीं रहे अपन, राइट। तो अपन किस पे डाल रहे हैं, CH पे डाल रहे हैं, कू पे डाल रहे हैं, राइट। तो स्ट्रेस का मतलब भी वही हो जाएगा दोस्तों कि हम किस प्रकार के सिलेबल पर दबाव डाल रहे हैं, राइट। फॉलिंग एंड राइजिंग इंटोनेशन। द फॉलिंग क्या होता है, द पिच ऑफ द वॉइस फॉल्स ओवर टाइम। दिस पैटर्न इज ऑफ्टन यूज इन स्टेटमेंट्स, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशन। तो देखो फॉलिंग क्या होता है, किसी मतलब इंग्लिश में क्या होता है, तो जब मान लो एक कोई कैरेक्टर है, वो कुछ बात बोल रहा है, किसी को आदेश दे रहा है या कोई कथन कर रहा है ना, या आश्चर्यचकित हो रहा है, तो उसकी जो आवाज़ होती है ना, आवाज़ होती है वो जब ऊपर नीचे होने लग जाए उसकी आवाज़,
तो उसे क्या कहते हैं अपन, फॉलिंग कहते हैं। राइजिंग इंटोनेशन क्या होता है, द पिच ऑफ द वॉइस ओवर टाइम, दिस पैटर्न इज ऑफ्टन यूज इन क्वेश्चंस। तो देखो इंटोनेशन भी वही होता है, फॉलिंग भी लगभग वही होता है। जैसे कि मम्मी जब हमें खाने के लिए बोलती है, हम आते नहीं हैं, तो मम्मी फिर थोड़ा चिल्ला के बोलती है। मम्मी की जो आवाज़ की पिच है, पिच क्या होता है, आवाज़ का पतलापन या भारीपन, उसको पिच कहते हैं। हिंदी के अंदर इसे तारत्व भी कहते हैं, राइट। तो वही होता है फॉलिंग और राइजिंग इंटोनेशन। ये इंटोनेशन है आपका क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, और फॉलिंग है इसको हम किसी कथन में, किसी को आदेश देने में और आश्चर्यचकित करने वाले जो हमारे वाक्य होते हैं उनमें यूज करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हाउ डज इट अफेक्ट कम्युनिकेशन। तो इन्फॉर्मेशन सूचना, ओवरलोड मतलब ज़्यादा सूचनाएं किस प्रकार से हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है, हमें बताना 10 नंबर का सवाल है। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कैन अकर मतलब घटित होना, व्हेन देयर इज टू मच इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस और पे अटेंशन टू विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। इट अफेक्ट कम्युनिकेशन इन मैनी वेज। तो जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, बातचीत चल रही होती है, तब बहुत ज़्यादा सूचनाएं अगर उनके पास में है तो कम्युनिकेशन है उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। मतलब पता ही नहीं चलेगा दोनों को किस बात पर मतलब ध्यान अपना केंद्रित करना है, या सामने वाला क्या बात बोल रहा है। अगर सामने वाला लगातार बड़बड़ाते जा रहा है तो फिर कम्युनिकेशन, बातचीत थोड़ी हो पाएगी अच्छे से। वही लिखा है। तो ज़्यादा सूचनाएं इकट्ठा होने से किसी के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो उसकी वजह से किस प्रकार से कम्युनिकेशन प्रभावित होता है वो पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, तो हमारा संवाद टूट जाता है, बातचीत टूट जाती है। डिक्रीज्ड फोकस, तो हमारा ध्यान है वो घट जाता है। डिसीजन फैटिग, फैटिग का मतलब थकावट, तो सामने वाला अगर बड़बड़ाते जा रहा है ना, बहुत सारी उसने बातें बोल दी हैं, तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे किसी एक बात पर, हमें थोड़ी सी थकान होने लगेगी निर्णय लेने में, तो उसको डिसीजन फैटिग कहते हैं। बर्नआउट का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट जब हो जाते हैं, है ना, तो हम चीज़ों को फेंकने लगते हैं, खुद को भी मतलब नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश करते हैं, चिल्लाकर बात करते हैं, राइट, वस्तुओं को फेंकने लगते हैं, उस स्थिति को कहते हैं बर्नआउट। तो व्यक्ति टेंशन में बर्नआउट हो जाता है, तो इट कैन लीड टू बर्नआउट। और ज़्यादा सूचनाएं इकट्ठा होने से कम्युनिकेशन में और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, शॉर्ट अटेंशन स्पान, यानी कि हम चीज़ों को बहुत कम समय के लिए याद रख पाएंगे। लो प्रोडक्टिविटी, हमारी जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आएगी। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तनाव पैदा होगा और चिंता पैदा होगी। मेमोरी लॉस, याददाश्त में कमी आएगी। पुअर डिसीजन मेकिंग, तो हमारा जो निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें भी कमी आएगी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो मैं आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ और इंग्लिश में, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। तो मेरी अपनी तरफ से मैं दोस्तों फुल कोशिश कर रहा हूँ, और दोस्तों कई गलतियाँ भी हो सकती है मेरे से, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ तक समझ में है तो कमेंट ज़रूर करके जाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज टू डू एफिशिएंट स्टडी रीडिंग एंड द स्टेप्स दैट आर टू बी केप्ट इन द माइंड वाइल समराइजिंग ए पैराग्राफ और चैप्टर। 10 नंबर का सवाल है दोस्तों, आपको यहाँ पे स्टडी रीडिंग के बारे में पूछा है कि हमें दक्षतापूर्वक अगर पढ़ाई करनी है, किसी चीज़ को पढ़ना है, तो कौन सी रणनीतियाँ हमें अपनानी पड़ेंगी, ठीक है, कौन से कदम हमें उठाने पड़ेंगे या माइंड में रखने पड़ेंगे। और दूसरा सवाल यहाँ पे ये पूछा है कि वाइल समराइजिंग ए पैराग्राफ चैप्टर। तो दोस्तों पहला तो देखो इसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, अच्छे से पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और एक पैराग्राफ को समराइज जब हम करते हैं, समराइज मतलब उसको संक्षिप्त रूप देते हैं। अब जैसे एक पन्ने का कुछ चीज़ लिखा हुआ है, उसको 3-4 लाइन में लिखना है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। तो समरी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज टू डू एफिशिएंट स्टडी रीडिंग। एफिशिएंट का मतलब होता है दक्षतापूर्वक, अच्छे से। जब हमें अच्छे से पढ़ाई करनी होती है किसी चीज़ के बारे में, तो हमें 4 टाइप की रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। पहला टेक्स्ट मार्किंग, दूसरा है राइटिंग क्वेश्चंस, तीसरा एसोसिएटिंग ग्राफिक्स विद आइडियाज़, चौथा है समराइजिंग ए पैराग्राफ और चैप्टर। दोस्तों इसमें पहली रणनीति पढ़ते हैं टेक्स्ट मार्किंग। तो देखो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर का यूज़ किया ना, येलो कलर का। तो इस तरह से आप भी यूज किया करो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आपको मतलब मेन सेंटेंस, मेन वर्ड्स का पता चलेगा। तो वाइल रीडिंग ए लेंथी पैराग्राफ इट इज़ बेनिफिशियल टू मार्क थिंग्स that we need to remember. We could also highlight them so that they stand out visually.
तो दोस्तों हम कोई अगर बहुत लंबा सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस को अपन मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि वो अपने को अलग से दिखे। दूसरा है राइटिंग क्वेश्चंस। तो दोस्तों हम कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छे से अगर पढ़ना है तो हमें साइड में क्वेश्चंस भी लिखते रहने चाहिए, है ना, इस किताब में। तो फॉर्मिंग क्वेश्चंस आफ्टर मार्किंग, तो मार्क करने के बाद में सवालों का निर्माण करना। द टेक्स्ट इज ए पावरफुल स्ट्रेटेजी, तो ये एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है टू स्टडी रीडिंग, पढ़ाई करने के लिए। जैसे कि हमें कुछ सवाल लिख देना चाहिए अगर कुछ पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द पैराग्राफ अबाउट, ये पैराग्राफ मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ ये किसके बारे में है। फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का क्या मीनिंग निकल रहा है। व्हाट इज़ द की आइडियाज़ इन द पैसेज, तो इसके अंदर मुख्य विचार क्या है पैसेज में। फिर है व्हाट इज़ द माई एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, तो मेरा जो पहले का ज्ञान है क्या वो सफिशियंट है या नहीं है, ठीक है। हाउ डज द टाइटल जस्टिफाई द थीम, तो ये जो पैसेज का जो शीर्षक है, टाइटल है, क्या वो इस थीम को जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि लेखक जो इस पैराग्राफ के माध्यम से जिन विचारों को, उद्देश्य को बताना चाहता है, क्या ये शीर्षक उसको सही बता रहा है तरीके से, ठीक है। जैसे कि मैंने रेयर टाइटल दिया था ना, तो रेयर का मतलब आप समझ गए हो कि वो इफेक्टिव टूल था, तो पूरी थीम को बता रहा है, राइट। थर्ड है एसोसिएटिंग ग्राफिक्स विद आइडियाज़। देखो जब हम मान लो कोई किताब पढ़ते हैं ना या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो पढ़ते टाइम हमारे सामने काफ़ी तरह के ग्राफ आते हैं, चार्ट आते हैं, है ना, तालिकाएं अथवा टेबल आती है, चित्र आते हैं, डायग्राम आते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों लेखक को जो उसकी चीज़ है वो अच्छे से समझानी होती है। तो हम भी दोस्तों पढ़ते टाइम ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट, टेबल्स और डायग्राम बना सकते हैं। फिर है समराइजिंग ए पैराग्राफ और पैसेज, तो इन ऑर्डर टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन ए टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे लेख है, तो हम कुछ भी लेख अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मुख्य जो विचार हैं उनको लिखने के लिए, उनको समझने के लिए वापस से 3-4 लाइन में लिखते हैं उसी पैसेज को, ठीक है, इन शॉर्टर फॉर्म, छोटे रूप में, इन रिपोर्ट्स यूजिंग सम कीवर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो कुछ कीवर्ड्स को निकाल लेते हैं, उनको लिख लेते हैं। वी डोंट फॉरगेट, हमें भूलना नहीं चाहिए, टू इंक्लूड, शामिल करना, द मेन आइडिया एंड द ऑल द सपोर्टिंग फैक्ट, तो हमें वो सारी सूचनाएं अथवा वो सपोर्टिंग फैक्ट नहीं भूलने चाहिए जो कि उस पैसेज में बताए गए हैं किसी पैराग्राफ की समरी करते टाइम। सम स्टेप्स आर टू बी केप्ट इन माइंड, केप्ट इन माइंड मतलब दिमाग में रखना चाहिए समरी करते टाइम किसी पैसेज की। वी मस्ट रीड ए पैसेज क्लोजली, हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए उस पैसेज को। फाइंड मेन आइडियाज़ एंड सपोर्टिंग आइडियाज़, तो उस पैसेज के जो मुख्य विचार हैं, आइडिया हैं या सपोर्टिंग आइडिया हैं, उनको खोजना चाहिए। वी मस्ट ब्रीफली राइट डाउन दोज आइडियाज़ इन ए फ्यू सेंटेंसेज, उन विचारों को जब हम खोज चुके हैं मुख्य विचारों को, उनको लिख दो आप शॉर्ट फॉर्म में। वी शुड राइट समरी इन और ऑन वर्ड्स, तो जैसे कि हमें लेखक की भाषा नहीं लिखनी होती है समरी में, खुद की भाषा लिखनी होती है। दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी टाइम निकाल करके, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इस पेपर को बहुत ही सक्सेसफुली समझा है हिंदी और इंग्लिश में। आई होप दोस्तों मैं आपको समझा पाया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, राइट, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंग्लिश के जितने भी सब्जेक्ट है इग्नू के, उनके जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो यहाँ पे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो आप अगर आपको पसंद आया तो। गॉड ब्लेस यू।